दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस फॉर लॉ स्टूडेंट्स। या किसी भी फील्ड में हमको लॉ की आवश्यकता है तो मैं सेक्शन वाइज अपने देश के वर्णित विधि विषयों, मेजर एक्ट्स, इंडियन पिनल कोड, CRPC, CPC और एविडेंस के बारे में चर्चा करता हूँ। और भी माइनर एक्ट्स या वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ संबंधित एक्ट के बारे में बात करते रहेंगे अपन। माने जो भी कोई लॉज हैं, विधियाँ हैं, उनके बारे में चर्चा करना, उनसे संबंधित क्वेरीज कोई भी आपकी हों, आप मुझसे पूछ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। अभी तक अपन ने सेक्शन 1 से लेके 23 तक, 23 तक, सेक्शन 24, 25, 25A, 26, 27, 28 और 29 तक हमने देख लिया है। वहीं स्टूडेंट्स की डिमांड पे सेक्शन 93, 92, 91 और 94 देखा। वहीं एविडेंस एक्ट के सेक्शन 123 और 124 देखे। तो सेक्शन 211 से 224 आरोप समझाया। फिर जजमेंट की डिमांड थी तो जजमेंट मैंने सेक्शन 353 से लेके 365 तक समझाया। सेक्शन 30 से हम देखते हैं। सेक्शन 30 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। जुर्माना नहीं दे पाए व्यक्ति, यदि इसमें लेट लाट हो तो कारावास का दंडादेश न्यायालय दे सकता है। तो क्लॉज 1 कहता है किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। मतलब मजिस्ट्रेट कौन सा जुर्माना दे सकता है, यदि उसका व्यतिक्रम होने पर उतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकता है जैसा विधि द्वारा प्राधिकृत है। विधि द्वारा क्या प्राधिकृत है अब वो देखेंगे अपन। परंतु वह अवधि क्लॉज का धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि उसकी शक्ति मजिस्ट्रेट की उस शक्ति से अधिक नहीं होगी जो सेक्शन 29 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को दी गई है। सेक्शन 29 में क्या दी है, उन्होंने कहा कि यदि मजिस्ट्रेट JMFC जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो 3 वर्ष से अनधिक और 10,000 रुपये तक का जुर्माना कर सकता है। वहीं JMSC है, मतलब जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, तो वो 1 वर्ष से अनधिक और 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं कर सकता। तो ये पावर्स हैं, इनसे अधिक का कारावास वो नहीं दे सकता है, ये हमने बताया। सेक्शन 30 का क्लॉज खा, जहाँ कारावास मुख्य दंडादेश के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहाँ वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए ना कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। मतलब वो ये कह रहे हैं मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित हुआ है, ना कि जुर्माना ना देने के व्यतिक्रम में हुआ है। तो कितना दंडादेश दे सकता है वो, कि जितना उस अपराध के दंडादेश दिया सकता है उसके 1/4 से अधिक का दंडादेश वो अधिनिर्णित नहीं करेगा। मान लीजिए किसी मामले में 12 महीने का कारावास है तो 12 महीने 12 मंथ का 1/4 मतलब 3 महीने का अतिरिक्त कारावास वो दे सकता है। वहीं क्लॉज 2 पे आ जाएं, यदि हम इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है। तो हम जानते हैं सेक्शन 29 में जो लिमिट है JMFC की और JMSC की, उसमें जो दंडादेश दे सकते हैं उसके अतिरिक्त अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है। और वो अतिरिक्त अपने देख ही लिया कितना हो सकता है, जो कुल दंडादेश है उसका 1/4। तो ये सेक्शन 30 था जिसमें हमने देखा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश का कारावास का दंडादेश। अब हम सेक्शन 31 देखेंगे। एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष होने के मामलों में दंडादेश। सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। क्लॉज 1 कह रहा है इसका, जब एक विचारण में कोई व्यक्ति 2 या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तब भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय
उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकता है। जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हो, तब यदि न्यायालय ने यह निर्देश ना दिया हो कि ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे, तो वे ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निर्देश दे। यही सेक्शन 71 को यदि हम समझ लें, जो भारतीय दंड संहिता की है, और 71 कहती है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। इसको हम अच्छे से समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि मतलब कई अपराध एक साथ उसमें हो रहे हैं और हर एक अपराध उसी क्रम में हुआ है, और प्रत्येक के लिए दंड की बात कर लें कि जैसे एक व्यक्ति के सिर पर लाठी से प्रहार करता है या कहीं भी प्रहार करता है और एक लाठी के लिए उसको यदि 1 वर्ष का कारावास मिल रहा है और उसने 50 लाठियाँ मारी हैं तो 50 वर्ष के लिए कारावास हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उस संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंड नहीं किया जाएगा और वो 1 वर्ष तक का कारावास हो जाएगा। तो ये हमने देखा सेक्शन 71 ऑफ IPC, मतलब ये कह रहे हैं वो महाअपराधी उससे गुरुतर दंड से दंडित ना किया जाएगा तो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता हो। तो ये सेक्शन 31 मतलब 71 के क्लॉज के अनुसार ही काम करेगा और उसके अंतर्गत ही दंड की व्यवस्था की जाएगी। यदि अलग अलग अपराधों में उसने कोई अलग अलग अपराध किए हैं तो उनके दंड अलग अलग दिए जा सकते हैं और ऐसा न्यायालय निर्देश कर सकता है कि वो साथ साथ भुगाए जाएं या वे क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके भुगाए जाएं, ये हो सकता है। वहीं क्लॉज 2 कह रहा है 31 का दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में, मान लो दंडादेश दिए हैं वो उनमें क्रम है, केवल इस कारण से कई अपराधों के लिए संकृत दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए 2 सिद्धि पर देने के लिए सक्षम है। न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि यदि दंड की मात्रा बढ़ गई है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए 2 सिद्धि पर देने के लिए सक्षम है ना, मान लो एक अपराध और 2 अपराधों से मिलकर उसकी मात्रा बढ़ गई है जिसको न्यायालय देने में सक्षम है, उससे ज़्यादा वो दे रहा है, तो क्या होगा, न्यायालय के लिए आवश्यक, तो न्यायालय के लिए कंपलसरी नहीं है या आवश्यक नहीं है कि वो उच्चतर दंड के लिए उच्चतर न्यायालय के समक्ष उसको विचारण के लिए भेज दे, क्योंकि वो उसकी लिमिट से बाहर चला गया मामला, क्योंकि उसकी लिमिट तो मान लो 1 वर्ष से अनधिक थी या 3 वर्ष से अनधिक थी और वो ज़्यादा निकल गया आगे। तो चूंकि अलग अलग अपराधों में उसने दंड दिया है उनकी मात्रा उसकी जो लिमिट है न्यायाधीश की उससे बाहर जा रही है, तो इसलिए वो सिर्फ इस कारण से अन्य उच्च न्यायालय में उस मामले को नहीं दे देगा। ये देखने लायक है। उसमें परंतु भी दिया हमने प्रोवोजो, किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। उसमें लिमिट भी है, किसी भी दशा में, मतलब कोई भी दशा आ जाए, कितने भी अपराध किए हैं उसने तो वो दंड की मात्रा 14 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब लिमिट में जो है 14 वर्ष से अधिक ना हो जाए। वहीं कहा है संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक ना होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह उच्च न्यायालय सक्षम है, के लिए वह न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, वह न्यायालय सक्षम है। मान लो JMFC है, उसकी लिमिट है 3 वर्ष से अधिक का कारावास, तो उसके दुगने से अधिक ना होगा, दुगने से अधिक ना होगा मतलब वो 6 वर्ष नहीं हो जाएगा, ये भी देखा जाएगा। थर्ड पॉइंट है इसका, किसी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध लिए दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। मतलब क्या कह रहे हैं वो, मान लो कोई हो गया, कन्विक्ट हो गया है और अपील का प्रयोजन है, उसमें अपील में जा सकता है, तो उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो टोटल है, टोटल योग को इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए एक दंडादेश समझाएगा। मतलब टोटल मान लो अपराध का दंड हो गया 6 वर्ष हो गया, तो अपील के लिए जो हम जा रहे हैं तो उसको एक दंड मान के उसके अपील में वो जाएगा, सबके लिए अलग अलग अपील में वो नहीं जाएगा। देखो इसकी जो बर्तन है वो देखेंगे, किसी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो है इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए एक दंडादेश समझा जाएगा। मतलब टोटल जो योग हुआ है, अलग अलग अपराधों के लिए दंड मिला है, उन टोटल योग को एक दंड मानेंगे और फिर वो अपील में जाएगा। तो सेक्शन हमने 31 देखा, जिसमें हम देखा एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए 2 सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश, एक ही विचारण हो रहा है और कई अपराध हैं उनके लिए 2 सिद्ध हुआ है, उनके दंडादेश मिला के टोटल दंडादेश हुए हैं और अपील में जाता है तो टोटल दंडादेश को एक दंडादेश माना जाएगा
और टोटल अवधि जो न्यायालय दे सकता है उसके दुगने से अधिक नहीं होगी, और किसी भी दशा में व्यक्ति को जो अपराध दंड दिया जाएगा वो 14 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं हुआ। अब सेक्शन 32 शक्तियां प्रदान करने का ढंग, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। क्लॉज 1 कह रहा है इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, या तो उच्च न्यायालय करेगी या राज्य सरकार, उन सरकार व्यक्तियों को विशिष्टतया नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पदधारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदी अभिधानों से आदेश द्वारा सशक्त कर सकती है। मतलब पावर जो देगी उनको पदनाम से दे सकती है, उन पदाधारियों के वर्गों को साधारणतः वर्गीकृत कर सकती है, और उनके पदीय अभिधानों से आदेश द्वारा सशक्त कर सकती है। कौन कर सकती है? उच्च न्यायालय या राज्य सरकार। क्लॉज 2 है ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वैसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संशोधित किया जाता है। जो सशक्त किया गया व्यक्ति है उसको पद धारण कराया है उस तारीख से होगा जब से उसको संशोधित किया गया है। सेक्शन 33 है नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। अब पावर्स के बारे में बता रहे हैं। पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड जो किए गए क्या है? सरकार की सेवा में पदतरण करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा उस संहिता के अधीन कोई शक्तियां किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई हैं, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है, तब वह जब तक यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश ना दे या ना दे चुकी हो उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह ऐसे व्यक्त किया गया है उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा। मतलब जो उच्च न्यायालय या राज्य सरकार ने उस शक्तियाँ दी हैं और जहाँ वो उनका उपयोग कर रहा है वो तब तक उनका उपयोग करता रहेगा जब तक कि इसके विपरीत उनने आदेश ना दे दिया हो। ठीक है, जो स्थानीय क्षेत्र उनने उसको डिफाइन किए हैं। शक्तियों को वापस लेना, विड्रॉवल ऑफ पावर्स। जो शक्तियां राज्य सरकार या उच्च न्यायालय दी हैं वो शक्तियों को वो वापस भी ले सकता है। नंबर 1 यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान कर दिया। सीआरपीसी के अंतर्गत जो शक्तियां उनको प्रदान की गई हैं उच्च न्यायालय राज्य सरकार के द्वारा वो उनसे वापस भी ले सकते हैं। क्लॉज 2 है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियां प्रदान की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब सीजेएम या जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियां प्रदान, मतलब जिसने शक्तियां प्रदान की थी चाहे वो सीजेएम हो चाहे डीएम हो वही उनको वापस लेगा। ये सेक्शन 34 था। वहीं सेक्शन 35 है न्यायाधीशों मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर्स इन ऑफिस। मतलब न्यायाधीशों मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। मतलब जो शक्तियां व्यक्तियों को दी हैं जो उनके पदनाम पे हैं, मान लो वो पदनाम से ट्रांसफर हो जाता है, व्यक्ति चले जाते हैं या अन्य कोई व्यक्ति उनकी जगह पे आ जाता है, तो वो शक्तियां उनमें भी वो धारण करेंगे जब तक कि उनको उनसे वो शक्तियां वापस न ले ली गई हों या उसके अनुसार कोई निर्देश या आदेश न दे दिया गया हो। तो अपन इसको देखते हैं। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा भी किया जा सकता है। वहीं क्लॉज 2 है जब इस बारे में कुछ शंका है कि किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह निर्धारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। वहीं क्लॉज 3 है जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा यह निर्धारित करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजन के लिए ऐसे मजिस्ट्रेटों का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। मतलब एक तो पहली बात यह है सेक्शन 35 में कि कौन पद उत्तरवर्ती है, जो उस पद धारण कर रहा है, मान लो उस पर कोई और पद धारण करने के लिए आ जाता है तो वो उस शक्तियों का प्रयोग करेगा। दूसरा, ये अवधारण कौन करेगा, पता पड़ा
कि सहायक सेशन न्यायाधीश के पद उत्तरवर्ती कौन है, तब सेशन न्यायाधीश इस बारे में जांच करेगा, पता करेगा कि उसका पद उत्तरवर्ती कौन है और वो देखेगा कि कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। वहीं यदि कोई मजिस्ट्रेट है का पद उत्तरवर्ती कौन है, तो वहाँ पर CJM मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेगा, या जिला मजिस्ट्रेट भी लिखित आदेश द्वारा यह निर्धारित करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती है या सक्सेसर है, सक्सेसर इन ऑफिस है। तो ये वही अवधारित करेंगे, जैसे CJM है या सेशन जज है, तो ये अवधारित करेंगे, ये देखेंगे कि कौन उसका पद उत्तरवर्ती है और ये उसको कौन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, कार्रवाइयों को आदेशों का प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन समझा जाएगा, ये उसको जांच करके पता कर लेंगे और ये निर्धारित करेंगे कि उसका पद उत्तरवर्ती कौन है। तो दोस्तों, हमें सेक्शन 30 से 35 देगा, जो रह गया था द पावर्स ऑफ कोर्ट्स में जो न्यायाधीशों की शक्तियाँ थीं वो हमने देख ली थी। वो उसमें ये अध्याय 3 में न्यायालयों की शक्तियाँ थीं, जिनको हमने सेक्शन 26 से 30 तक पहले देख लिया था, 29 तक। आज 30 से 35 तक देख के हम इसको अध्याय 3 को ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट अध्याय अपना अध्याय 4 है, जिसमें हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों को देखेंगे, जो बहुत महत्व का तो नहीं है अपने लिए, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे। ये 2 पार्टों में बटा हुआ है। ये पार्ट है इसका पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, मतलब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। वहीं खा है इसका मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, एड टू द मजिस्ट्रेट्स एंड द पुलिस। अध्याय 4 36 से लेके सेक्शन 40 तक। उसके बाद अपन अध्याय 5 की देखेंगे, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, सेक्शन 41 से 60 तक। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।